हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 4 थ्योरी ऑफ मार्केट। बच्चों, इस चैप्टर का वेट मैं बहुत टाइम से कर रहा था कि कब पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, सभी टॉपिक, सारे के सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं वापस। तो ये चैप्टर क्या है? देखो, आपको बताया था ना मैंने कि प्रोडक्शन समझ में आएगा तो कॉस्ट समझ में आएगा, कॉस्ट समझ में आएगा तो आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट समझ में आएगा। मतलब इस चैप्टर के अंदर डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सभी कंसेप्ट का यूज करके ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर आपको बहुत नॉलेज देगा, प्लस आपका टेस्ट लेगा कि आपने अब तक जो किया ना वो कैसे किया। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना, वेटेज भी ज्यादा है, इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। बहुत कुछ सिखाएगा आपको ये चैप्टर। तो थ्योरी ऑफ मार्केट में आप सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि मार्केट होता क्या है, मार्केट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है अलग अलग इकोनॉमिस्ट की। उसके बाद पढ़ेंगे मार्केट के फीचर्स क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केट भी पढ़ेंगे। एंड देन हम पढ़ेंगे कि कौन सी मार्केट में कौन से टाइम पीरियड में फर्म को कितने कितने टाइप्स के प्रॉफिट्स हो सकते हैं, शॉर्ट रन में कौन से प्रॉफिट्स, लॉन्ग रन में कौन से प्रॉफिट, कब एक फर्म शट डाउन करती है, कब एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है, कब एक फर्म को लॉस होता है, क्या कंडीशंस हैं। बहुत कुछ सिखाएगा ये चैप्टर। मैं जितना कंटेंट बोलूं उतना कम है, आप पढ़ते जाओ और देखते जाओ कि इस चैप्टर में क्या क्या है बच्चों। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों मीनिंग ऑफ मार्केट एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। उसके बाद पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू आज की क्लास में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के बाद हम बात करेंगे मार्केट के और ज्यादा फॉर्म्स जो है उनकी। तो अभी हम शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ मार्केट से एंड देन फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ मार्केट से। सुनना बच्चों ध्यान से। तो मार्केट से शुरू करते हैं। व्हाट इज मार्केट? बाजार। मार्केट आप डेली जाते हैं बच्चों, और मार्केट आप सबको पता है कि क्या है, लेकिन जब मार्केट को डिफाइन करने की बात आती है ना, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? इन लेमन लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं कि मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस, एक ऐसा एरिया वेयर ऑल द बायर्स एंड सेलर्स मीट ईच अदर फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा ही होता है एट अ गिवन प्राइस और एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम हम बोल सकते हैं। प्लस उसके अलावा मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, प्राइस। प्रोडक्ट समझ में आता है, बायर सेलर समझ में आता है। बच्चों, बार्गेनिंग नहीं हुई मार्केट में तो मार्केट अधूरी है। तो बार्गेनिंग भी बहुत जरूरी कंपोनेंट है किसका? मार्केट का। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने, कुछ प्रोफेसर ने मार्केट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया बच्चों। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि मार्केट को हम जर्नल कॉमन लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सुनना बच्चों ध्यान से, चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, आप सबका ध्यान चैप्टर में रहेगा आज। तो सबसे पहले बच्चों, इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज मार्केट क्या है? मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस where the buyers and sellers of a commodity gather and strike bargains। ये समझ में आता है आपको, मुझे समझ में आ गया ये चीज की मार्केट का मतलब क्या है। लेकिन इकोनॉमिक्स में बच्चों, इकोनॉमिक्स में हर चीज की डेफिनेशन बदल जाती है। इकोनॉमिक्स हर चीज को एक इस तरीके से एक्सप्लेन करती है कि हर चीज को ट्रांसपेरेंटली क्लियरली बताती है कि इकोनॉमिक्स में हम इस चीज को ये बोल सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट को आप डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, कंज्यूमर की मार्केट्स को अलग डिफाइन किया जाता है, प्रोड्यूसर्स की मार्केट को अलग डिफाइन किया जाता है। बच्चों, कंज्यूमर जो लोग हैं ना, जो लोग कंजम्पशन करते हैं, अगर हम लोग कंज्यूमर्स हैं तो हम लोग रूटीन बेस के लिए बहुत सारी कुछ परचेज करते होंगे, तो हमारे लिए कौन सी मार्केट है? हमारे पास होती है प्रोडक्ट मार्केट, यानी कि गुड्स मार्केट। लेकिन जो प्रोड्यूसर है उनको प्रोडक्शन करना है बच्चा, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए जरूरत पड़ेगी उनको इनपुट्स की। और इनपुट्स कहां से मिलेंगे? सर, इनपुट की भी मार्केट होगी ना। इनपुट मार्केट से प्रोड्यूसर हायर करेगा इनपुट्स, इनपुट मार्केट से प्रोड्यूसर परचेज करेगा इनपुट्स और उससे प्रोडक्शन करेगा। और प्रोडक्शन करने के बाद जो आउटपुट फाइनली प्रोड्यूस होगी, उस मार्केट को प्रोडक्ट मार्केट में आके बेचेगा, जहां से कंज्यूमर्स परचेज करेंगे। तो बच्चा, कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट मार्केट और प्रोड्यूसर्स के लिए इनपुट मार्केट। इतना समझ में आप लोगों को बोलूं। अब उसके बाद यहां बोल रहा है इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट फॉर अ कमोडिटी। और कमोडिटी कौन सी? जो कंज्यूमर लोग यूज करते हैं, क्लोथ, फर्नीचर, ब्रेड, बटर, बिस्किट, जाम, कुछ भी हो सकता है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, कोई भी गुड्स हो सकती है, वो कंज्यूमर मार्केट है। लेकिन प्रोड्यूसर के लिए कौन सी मार्केट है? उसके लिए इनपुट मार्केट है। समझ में आप, जहां से लेबर, इक्विपमेंट्स, टूल्स, मशीनरी, ये सब आप हायर करेंगे, परचेज करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे बच्चों। एक एक और डेफिनेशन है, प्रोफेसर
आर चैपमैन, प्रोफेसर रॉबर्ट चैपमैन क्या बोलते हैं कि जरूरी नहीं है मार्केट के लिए एक प्लेस हो। मार्केट में क्या जरूरी है? जरूरी यह है कि कॉमोडिटीज हो, मतलब गुड्स हो, सर्विस हो, बायर हो, सेलर हो, और इजीली कांटेक्ट में आ सकते हो फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो प्लेस का होना इज नॉट नेसेसरी। ऐसा कौन बोलता है? प्रोफेसर रॉबर्ट चैपमैन बोलते हैं। देखो क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू चैपमैन द टर्म मार्केट रेफर्स नॉट नेसेसरीली टू अ प्लेस, बट, यहां पे आप इसको करेक्ट करना और बट लिखना, बट ऑलवेज टू अ कॉमोडिटी। बोलते हैं कॉमोडिटी का होना बहुत जरूरी है, बायर्स का होना जरूरी है, सेलर्स का होना बहुत जरूरी है, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए और उनमें कंपटीशन हो गुड सर्विस को सेल और परचेज करने के लिए। तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है बच्चों। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट कॉर्नट क्या बोलते हैं? कॉर्नट बोलते हैं कि मार्केट इज नॉट एनी पर्टिकुलर प्लेस इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड, बट market refers to the whole region. Market refers to the whole region in which buyers and sellers in such condition that they freely intercourse with each other. वो दोनों आपस में मीट कर सकें फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और प्राइस जो मार्केट में हो सेम गुड्स का टेंड टू इक्वालिटी इजीली एंड क्विकली चेंज हो सके या बदल सके या सेम भी रह सकता है बच्चों। तो प्राइस का बिहेवियर अलग अलग होता है, वो ये बोलना चाहते हैं। तो बच्चों यहां पर ये बोल रहा है कि मार्केट के अलग अलग टाइप्स आपको बता दिए, रॉबर्ट चैपमैन ने अलग बोला और इकोनॉमिस्ट कॉर्नेट ने अलग बोला और जर्नल डेफिनेशन अलग बोलती है। तो मार्केट हो या कोई भी चीज हो, इकोनॉमिक्स हर चीज को अलग अलग तरीके से सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देती है बच्चों, है ना। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या बोलते हैं कि मार्केट के और क्या फीचर्स हो सकते हैं, मार्केट का मतलब क्या है, मार्केट के कंपोनेंट्स क्या है, किसको कंक्लूड करके बनती है मार्केट, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो मार्केट को बनाते हैं। तो बच्चों मार्केट के लिए हमने ये देखा, सारी डेफिनेशंस को मिलाकर हमने ये देखा कि मार्केट एक प्लेस है, एक एरिया है, एक रीजन है, जहां पर गुड्स है, सर्विस है, बायर्स है, सेलर्स है, प्रोडक्ट है, बार्गेनिंग है। उन सभी पॉइंट्स को बोल दिया कंपोनेंट्स या फीचर्स ऑफ मार्केट। सुनना बच्चों ध्यान से, सबसे पहला बोल रहे हैं मार्केट एक रीजन, एक प्लेस है, एक एरिया है। और रीजन मतलब क्या? एरिया। अब एरिया इट कैन बी इंटरनेशनल, इट कैन बी नेशनल, इट कैन बी अ स्टेट, सिटी, टाउन और विलेज, कुछ भी हो सकता है। लोकल एरिया मार्केट भी हो सकती है मार्केट के अंदर। तो रीजन कैसा भी हो सकता है, छोटा या फिर बड़ा। दूसरा कंपोनेंट क्या बोलता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ बायर एंड सेलर्स। जिस मार्केट में बायर नहीं है, जिस मार्केट में सेलर्स नहीं है, तो मार्केट तो वो है ही नहीं। सिर्फ प्रोडक्ट मार्केट में पड़ा रहेगा, उसे खरीदेगा कौन? और प्राइस भी होना जरूरी है। चलो प्राइस भी आ गया, लेकिन बायर्स नहीं है, सेलर्स नहीं है, तो मार्केट तो बिल्कुल सुनसान है ना। तो बायर्स और सेलर्स दोनों होना बहुत जरूरी है एक मार्केट के अंदर। उसके बाद बोलता है अब बायर आएगा, सेलर्स आएगा, तो सब अपनी कंडीशन रखेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट इतने रुपए में चाहिए। सेलर बोलता है इतने में तो नहीं बेच सकता, मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा। तो सब अपने अलग अलग व्यूज रखते हैं, अपने नीड वांट दिखाते हैं, मुझे इतने में चाहिए, मेरे को ये जरूरत है और इतने का मैं दे सकता हूँ, मेरी एबिलिटी ये है। तो मार्केट में बार्गेनिंग होती है, और बार्गेनिंग इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। बार्गेनिंग इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी मार्केट। तो बार्गेनिंग होना भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। किस चीज की बार्गेनिंग है? प्राइस के लिए बार्गेनिंग हो रही है। उसके बाद बायर को और सेलर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी होती है अपने प्रोडक्ट की या फिर इनपुट्स की। देखो बच्चों, जब बायर मार्केट में जाता है ना, बायर बहुत समझदार है, बायर्स आर वेरी स्मार्ट, उन्हें पता है कौन सा प्रोडक्ट कितने का कहां से मिलेगा। तो मान के चलते हैं कि बायर को इंफॉर्मेशन भी होती है प्रोडक्ट की, सेलर को भी इंफॉर्मेशन होती है कि मेरा प्रोडक्ट कितने का बना है, मेरी इनपुट मार्केट में कितनी कॉस्ट आई थी, मैं कितने का बेचूंगा। तो यहां बोल रहा है कि बायर्स एंड सेलर्स aware of the prices offered or accepted by other buyers and sellers through any means of communication। कहीं ना कहीं बायर को पता चल जाता है, किसी भी मोड से पता चल जाता है कि प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है। फिर वो मार्केट में जाता है, फिर भी बार्गेनिंग करता है कि शायद सस्ता मिल जाए, एक्सप्लोर करता है चीजों को। उसके बाद बच्चों एक चीज और है कि गुड्स हो या सर्विस हो, वन प्राइस फॉर अ कमोडिटी और सर्विस एट अ गिवन टाइम। कोई भी गुड या सर्विस का एक प्राइस तो एक टाइम पीरियड पे होना चाहिए। बिना प्राइस के गुड्स ना सेल हो पाएगी ना परचेस हो पाएगी। तो मार्केट के सभी कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें बोलते हैं कंपोनेंट्स, फीचर्स बोल सकते हो आप। इन्हीं चीजों से बनकर, इन्हीं चीजों को मिलाकर बनती है बच्चों मार्केट।
इतना समझ में आप लोगों को? बहुत सिंपल था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मार्केट को अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करूंगा, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा और वन बाय वन विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट कितने तरह की हो सकती है। ध्यान से सुनना बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बोला बच्चों कि मार्केट को मैं मेजर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, एक तो प्रोडक्ट मार्केट और एक इनपुट मार्केट, जैसे बोलूंगा फैक्टर मार्केट। देखो बच्चों, प्रोड्यूसर्स जो है ना उनको प्रोडक्शन करना है, कंज्यूमर्स जो है उन्हें कंजम्पशन करना है। कंज्यूमर को चाहिए फाइनल गुड्स, प्रोड्यूसर को चाहिए सेमी फिनिश गुड्स या फिर रॉ मटेरियल जिससे वो फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करे। तो प्रोड्यूसर को चाहिए इनपुट्स, तो इनपुट्स परचेज करने के लिए भी तो मार्केट हो, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट मार्केट या फिर फैक्टर मार्केट। तो ध्यान से सुनना बच्चों, मार्केट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू प्रोडक्ट मार्केट और दूसरा फैक्टर मार्केट। मेरी बात को ध्यान से समझना। सबसे पहले बोलता है प्रोडक्ट मार्केट क्या है। प्रोडक्ट मार्केट आर मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन विच हाउसहोल्ड्स बाय द गुड्स एंड सर्विसेज दे वांट फ्रॉम फर्म्स। फैक्टर मार्केट क्या है, ऑन द अदर हैंड, एंड दोज which firms buy the resources they need। फैक्टर मार्केट क्या है, जहां से फर्म इनपुट्स को परचेज करती है। इनपुट्स क्या आपको सबको पता है बच्चों, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब इनपुट्स में आता है। रॉ मटेरियल भी उसके अंदर आ गया। तो जहां से इनपुट्स को हायर किया जाता है उस मार्केट को बोलते हैं हम कौन सी मार्केट, फैक्टर मार्केट। उस फैक्टर मार्केट का होना उतना ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट मार्केट का होना जरूरी है। फैक्टर मार्केट नहीं होगी ना तो प्रोड्यूसर इनपुट्स परचेज नहीं कर पाएगा, प्रोडक्शन कहां से करेगा, और प्रोडक्शन नहीं हुआ तो हम लोग कंजम्पशन कहां से करेंगे बच्चों। तो बच्चों प्रोडक्ट मार्केट का क्या काम है, प्रोडक्ट मार्केट कंज्यूमर्स को गुड्स डिलीवर कर रही है। और फैक्टर मार्केट का क्या काम है, फैक्टर मार्केट प्रोड्यूसर्स को इनपुट्स एलोकेट कर रही है कि वो इनपुट्स को इजीली यूज करें, प्रोडक्शन करें, सिंपल। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि इकोनॉमिक्स में मैं मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में और भी डिवाइड कर सकता हूं सर, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, on the basis of time, on the basis of consumption, on the basis of volume of business, on the basis of competition। डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास कैटेगरीज हैं जिसमें मैं मार्केट को डिवाइड कर सकता हूं। तो इकोनॉमिक्स क्या बोलती है, इन इकोनॉमिक्स जर्नली द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। सबसे पहला आप मार्केट को एरिया वाइज डिवाइड कर सकते हैं सर, लोकल मार्केट है, रीजनल मार्केट है, नेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, समझ में आ रहा है। टाइम के हिसाब से शॉर्ट टर्म मार्केट है, लॉन्ग टर्म मार्केट है, वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट है, वेरी लॉन्ग टर्म मार्केट भी। इस तरह से नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑन द स्पॉट जहां ट्रांजेक्शन होती है उन्हें बोलते हैं स्पॉट मार्केट, या फिर फॉरवर्ड मार्केट भी है, फ्यूचर मार्केट भी है, जो आज ऑर्डर देंगे कल आपको मिलेगा और बहुत दिन बाद आपको मिलेगा। तो इस तरह भी मार्केट को हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। उसके अलावा रेगुलेशन, कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जिन्हें रेगुलेट करने वाली कोई बॉडी है, कुछ मार्केट ऐसी है जिन्हें रेगुलेट ही नहीं करता, वो इस तरह ही चल जाती है, अनरेगुलेटेड मार्केट होती है। उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बच्चों, रिटेल मार्केट है, होलसेल मार्केट है। उसके अलावा कंपटीशन के बेस पे सर परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, मतलब मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है, ये सब पढ़ेंगे हम। तो आप लोग अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में आप एरिया के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के हिसाब से और लास्ट कंपटीशन के हिसाब से मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुनना बच्चा कि एरिया के हिसाब से मार्केट को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सर आपके घर के आसपास बहुत सारी छोटी 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 मार्केट होती हैं जहां पे आप डेली रूटीन बेस का दिन के लिए सामान आप लेके आते हैं। आप मिल्क लेके आते हैं, आप ब्रेड लेके आते हैं, आप बटर लेके आते हैं, आप बहुत सारी ऐसी नॉन ड्यूरेबल गुड्स या फिर सेमी ड्यूरेबल गुड लेके आते हैं जो आपके आसपास जो शॉप्स हैं, मार्केट है छोटी मोटी, उनको आप बोलते हैं लोकल मार्केट। किसी सिटी के अंदर, टाउन के अंदर जो मार्केट बनी हुई कौन सी मार्केट है, लोकल मार्केट्स हैं, जहां पे पेरिशेबल नेचुरल गुड्स भी मिलती हैं और सेमी ड्यूरेबल गुड्स भी, इवन ड्यूरेबल गुड्स भी आपको वहां पर मिल सकती हैं। पर मार्केट कैसी है, लोकल मार्केट है। हर एरिया में ऐसी मार्केट्स आपको मिल जाती हैं बच्चा। तो आप बोलते हो कि मार्केटिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से और एरिया के हिसाब से मैं मार्केट को डिवाइड करता हूं बच्चा लोकल मार्केट में। लोकल मार्केट क्या है, लोकल मार्केट वो है जहां बायर और सेलर लिमिटेड है, इस एरिया के बायर सेलर है, जिसमें आप रहते हैं सिर्फ वहां के बायर सेलर है।
आप किस सेक्टर में रहते हैं, सेक्टर 14 में रहते हैं, सेक्टर 10 में रहते हैं, 9 में रहते हैं, किस सेक्टर में रहते हैं। तो वहां की जो एक मार्केट बनी हुई है स्पेशल, वो वहां पे कौन से लोग आते हैं ज्यादातर, आसपास के लोग ही आते हैं। उसे कौन सी मार्केट बोलेंगे आप सर, अब उसे लोकल मार्केट बोलेंगे। समझ में आया? तो वहां पर क्या मिलता है, जनरली पेरिशेबल गुड्स मिलती है, वेजिटेबल्स मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, बल्कि आर्टिकल्स भी मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ विच ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इज अनइकोनॉमिकल, कमांड अ लोकल मार्केट। इन दिस केस द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर लोकेलिटी। बहुत ज्यादा फैली हुई मार्केट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, लोकली सप्लाइड सर्विस सच एज दोज ऑफ हेयर ड्रेसर्स, रिटेलर्स, शॉप्स, बहुत सारा जहां पे आपको बहुत सारी छोटी छोटी शॉप मिल जाती हैं, और वहां पे कंज्यूमर बेस जो है वो कम है, मतलब बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होकर भीड़ नहीं आ जाते, क्योंकि आसपास की एरिया के जो लोग हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, जिस मार्केट में जाएंगे वो लोकल मार्केट होगी। समझ में आ गया बच्चों? बहुत सिंपल था। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलो, अब आते हैं रीजनल मार्केट पे। ऊपर मतलब क्या है कि लोकल मार्केट से ऊपर। बच्चों मैं एग्जांपल देता हूं आपको। रीजन मतलब क्या है, एक सिटी की मार्केट, एक स्टेट की मार्केट, एक टाउन की मार्केट। मान लीजिए लोकल एरिया से बाहर में निकल के, ओवरऑल मैं बोलता हूं गुड़गांव, दिल्ली, ठीक है, मुंबई, इन सब की बड़ी मार्केट जो इस नाम के नाम से फेमस है, मतलब कि मुंबई के नाम से फेमस है, गुड़गांव के नाम से फेमस है, जैसे बोलता हूं दिल्ली का सदर बाजार। समझ में आ रहा है? लोकल मार्केट तो नहीं बोलूंगा उसको मैं, हाँ बहुत सारे लोग आएंगे, कंज्यूमर बेस ज्यादा होगा, वो है रीजनल मार्केट। तो रीजनल मार्केट थोड़ी बड़ी है, किससे, लोकल मार्केट से। तो बच्चों रीजनल मार्केट है कवर अ वाइड एरिया सच एज फ्यू एडजेसेंट सिटीज, पार्ट ऑफ स्टेट्स, क्लस्टर ऑफ स्टेट्स। द साइज ऑफ द मार्केट इज जनरली लार्जर देन द लोकल मार्केट, और यहां पर अलग अलग वैरायटी का सामान, अलग अलग बहुत सारी गुड्स और सर्विस आपको मिल जाती हैं, वो भी सस्ते में। तो इस तरह की मार्केट को बोलते हैं बच्चों, कौन सी मार्केट, रीजनल मार्केट। समझ में आ गया होगा आपको? उसके बाद एक नेक्स्ट मार्केट का टाइप आता है, वो आता है बच्चों नेशनल मार्केट। सुनना ध्यान से, नेशनल मार्केट। अब हम बात कर रहे हैं नेशन की, नेशनल मार्केट। देखो बच्चों, लोकल मार्केट में आप अपने एरिया तक ही लिमिटेड रहे। रीजनल मार्केट में आप आपका जो टाउन जहां पर है, जिस स्टेट में है, उस स्टेट की मार्केट पे आप आ गए, या सिटी की मार्केट पे आप आ गए। अब नेशनल में आपकी कंट्री की मार्केट की बात है, आपके इंडिया की मार्केट की बात हो रही है। तो इंडिया के अंदर इंडियन प्रोडक्ट की जो मार्केट्स हैं वो इंडिया के अंदर ही है, ऑब्वियस सी बात है। मैंने बोला कि इंडियन फूड की मार्केट इंडिया में होगी, इंडियन बुक्स की मार्केट, हिंदी बुक्स की मार्केट इंडिया में होगी। आउट ऑफ द कंट्री बहुत आपको छोटी मोटी दुकानें मिल जाएंगे, अदरवाइज पूरी मार्केट आपको नहीं मिलने वाली। तो नेशनल लेवल की गुड्स, इंडियन कल्चर की गुड्स की मार्केट को हम बोलेंगे क्या, नेशनल मार्केट। समझ में आ रहा है बच्चों? उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं इंटरनेशनल मार्केट, ऐसी गुड्स भी हैं, ऐसी सर्विस भी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खरीदी और बेची जाती है, जिनकी ट्रेडिंग भी होती है। मैंने बोला सर गोल्ड मार्केट, सिल्वर मार्केट, अदर प्रीशियस मेटल्स की मार्केट, ये इंटरनेशनल लेवल पे खरीदी बेची जाती है, इन्हें बोलेंगे हम इंटरनेशनल मार्केट। अक्रॉस द बॉर्डर्स भी आप सेल परचेज को आप कर सकते हैं, कोई भी परचेज सेल कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के लोग सेल परचेज कर सकते हैं गोल्ड को या सिल्वर को। वो कौन सी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है। प्राइस भी कौन सा चलता है, इंटरनेशनल प्राइस। आजकल तो क्या है बच्चों, गोल्ड सिल्वर को छोड़ो, इवन पेरिशेबल गुड्स जो एक दिन अच्छे से स्टोर ना करो फ्रिज के अंदर तो खराब हो जाती है, उनकी भी इंटरनेशनल मार्केट बन चुकी, मॉडर्न एज है। तो इस एज में तो क्या है, अब जो ये जमाना है इसमें क्या है कि आप कोई भी गुड्स को अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड कर सकते हो। इवन पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी से खराब हो जाती हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स, पता होगा आपको कि इंपोर्टेड फ्रूट्स, इंपोर्टेड वेजिटेबल्स, तो हर चीज जो इंपोर्टेड है ना, ये जो खराब भी हो जाए वो भी ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, क्योंकि रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज जो है ना वो आजकल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी अवेलेबल है। गुड्स खराब ही नहीं होगी, आपको यहां से वहां पहुंचा दिया जाएगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुकी है कि इवन पेरिशेबल गुड्स की मार्केट को भी हम इंटरनेशनल मार्केट आज बोल सकते हैं। करेक्ट है ना? इसके बाद बच्चा नेक्स्ट जो मार्केट आती है आपके पास, वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। बहुत ध्यान से सुनना, टाइम के हिसाब से मार्केट को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों मैंने एग्जांपल दिया आपको अभी अभी पेरिशेबल गुड्स का। पेरिशेबल गुड्स कौन से गुड्स हैं, जो गुड्स जल्दी से खराब हो जाते, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि आज सुबह आपने वो गुड्स परचेज करी, एग्जांपल कोई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है,
आपने अच्छे से स्टोर नहीं किया उसको उस क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से, तो आपकी गुड्स खराब हो जाएगी। फ्रूट्स वेजिटेबल्स एग्जांपल्स के अंदर आ सकते हैं। पर देखो हम बात अभी यहाँ स्टोर करने की नहीं करते, हम बात ये करते हैं कि ये गुड्स जो होती है ना, इनकी सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड हम इजीली एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम कितने लंबे समय तक स्टोर कर लेंगे इन गुड्स को। हम ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। हम ये सोचते हैं कि अच्छा 1 महीने बाद डिमांड ज्यादा होगी तो हम फ्रूट्स को स्टोर करते हैं, तब सेल करेंगे, वो खराब हो जाएंगे तब तक। तो पेरिसेबल गुड्स जैसी मार्केट जो होती है ना, उनको बोलते हैं वेरी शॉर्ट रन मार्केट। क्योंकि वेरी शॉर्ट रन मार्केट, देखो मार्केट को समझना है ना टाइम के हिसाब से, तो आप सप्लाई को सोचो कि क्या आप सप्लाई को बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू डिमांड। अगर नहीं बढ़ा सकते, इट मींस आप वेरी शॉर्ट रन में हो। आप थोड़ा बहुत सप्लाई को बढ़ा सकते हैं कुछ फैक्टर्स को चेंज करके, तो वो शॉर्ट रन डिमांड। आप लॉन्ग टाइम तक गुड्स को स्टोर कर सकते हैं और डिमांड के हिसाब से सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं, कभी भी कैसे भी इजीली, वो है लॉन्ग रन मार्केट। समझ में आ रहा है? तो मार्केट को आप टाइम के हिसाब से डिवाइड कर रहे हो, तो आप सप्लाई और डिमांड फैक्टर को कंपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, आपको सुनने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या है? मार्केट पीरियड और वेरी शॉर्ट पीरियड, देखो क्वेश्चन बन गया बच्चों। मार्केट पीरियड को हम बोल रहे हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, ये नाम है बच्चों, ऑल्टरनेट नेम से क्वेश्चन बन जाते हैं। मार्केट पीरियड मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड। वो कैसा पीरियड है? इट रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच सप्लाई इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। Commodities like vegetables, flowers, fish, eggs, fruits, milk, etc., which are perishable, खराब हो जाते हैं जल्दी से, and the supply of which cannot be changed in very short period, come under this category. तो बच्चों जितने भी पेरिशेबल गुड्स हैं, वो सब कॉमोडिटीज जो हैं, वो कौन सी मार्केट के अंडर आते हैं? हम बोलोगे वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट के अंडर आते हैं। ठीक है, तो इनकी सप्लाई को इजीली आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड विल रेज द प्राइस एंड वाइस वर्सा। सप्लाई तो इनके फिक्स्ड है, तो सब कुछ किस पे डिपेंड है सर? डिमांड पे डिपेंड। समझ में आपको? तो अगर मान लीजिए पेरिशेबल गुड्स की डिमांड आज बहुत ज्यादा हो जाती है और वो मार्केट में शॉर्ट है, उनकी सप्लाई बढ़ा भी नहीं सकते, उनके प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से हम बोलते हैं इनको वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, जिसमें सप्लाई फिक्स। देखो बच्चों क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि वेरी शॉर्ट पीरियड में अगर आप देखें तो गुड्स की सप्लाई फिक्स्ड होती है या चेंज हो सकती है? अब बोलोगे डिमांड तो चेंज हो सकती है, लेकिन सप्लाई इजीली चेंज नहीं कर सकते। कब? वेरी शॉर्ट पीरियड में। सर वेरी शॉर्ट पीरियड में आप इवन वेरिएबल फैक्टर्स को भी चेंज करके प्रोडक्शन नहीं चेंज कर सकते बच्चों। लेकिन शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन आपको याद आएगा, शॉर्ट पीरियड मार्केट कौन सी मार्केट है? शॉर्ट पीरियड मार्केट इज अ मार्केट जहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल गया वेरी शॉर्ट रन पीरियड से कंपेयर करें तो। इस पीरियड में आप सप्लाई ऑफ आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिकॉज हमने पढ़ा है कि शॉर्ट पीरियड में फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड, बट वी कैन इंक्रीज द आउटपुट बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर। हम वेरिएबल फैक्टर्स को मोर एंड मोर इंप्लॉय करके आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में फिक्स फैक्टर्स तो चेंज नहीं हो सकते। तो शॉर्ट पीरियड मार्केट वो मार्केट है जहां पे आप आउटपुट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ही सिंपल था ये। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सिंस सप्लाई कैन नॉट बी मॉडरेटली एडजस्ट, हम पूरा का पूरा सप्लाई को एडजस्ट नहीं कर सकते डिमांड के अकॉर्डिंग, द चेंज इन द शॉर्ट पीरियड प्राइसेस ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड लेस कंपेयर टू मार्केट पीरियड। बहुत ही इंटरेस्टिंग। उसके बाद अब जो बच्चों नेक्स्ट आपका टाइम पीरियड है वो कौन सा है? लॉन्ग टाइम पीरियड मार्केट। बच्चों ड्यूरेबल गुड्स की मार्केट कैसी? ड्यूरेबल गुड्स कैन बी स्टोर्ड वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ड्यूरेबल गुड्स की मार्केट में क्या है कि आप इन गुड्स को लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी कर सकते हो, और अगर डिमांड इनकेस बहुत ज्यादा भी हो गई तो आपने स्टोर तो किया हुआ है प्रोडक्शन करके, जितनी डिमांड हो उतनी सप्लाई मार्केट में उतार सकते हो। तो वेरी लॉन्ग पीरियड में क्या होता है? वेरी लॉन्ग रन मार्केट जो होती है ना, वहां पे आप फिक्स्ड फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स तो चेंज होते ही हैं बच्चों। तो वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट के अंदर आप आउटपुट को इजीली
यानी सप्लाई को इजीली एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डिमांड, क्योंकि आप लॉन्ग पीरियड में आप फिक्स्ड फैक्टर्स को भी, वेरिएबल फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हो। इवन आपने पढ़ा कि लॉन्ग रन में आप बिजनेस के स्केल को एक्सपैंड कर सकते हो, अपने आउटपुट के स्केल को एक्सपैंड कर सकते हो। तो लॉन्ग पीरियड के अंदर क्या होता है बच्चों, रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट होता है, तो वहां बिजनेस के स्केल को एक्सपैंड कर सकते हैं। आपके पास बहुत एनफ टाइम है सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या है बच्चों, सुनना ध्यान से। इन लॉन्ग पीरियड मार्केट या इन लॉन्ग पीरियड all factors are variable and the supply of commodities may be changed by altering the scale of production. As such, supply may be fully adjusted. देखो शॉर्ट पीरियड में हम फुल एडजस्ट नहीं कर सकते सप्लाई, वेरी शॉर्ट में बिल्कुल भी सप्लाई को आप चेंज नहीं कर सकते। लॉन्ग रन में आप प्रोडक्शन को, गुड सर्विस की सप्लाई को फुल्ली एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो लॉन्ग रन में डिमांड और सप्लाई दोनों पे डिपेंड होता है प्राइस डिटर्मिनेशन। जब प्राइस निकाला जाएगा तो डिमांड सप्लाई दोनों ही एक्टिव होंगे लॉन्ग पीरियड के अंदर। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, शॉर्ट पीरियड में सिर्फ हम बोलते हैं कि डिमांड एक्टिव होती है, सप्लाई इतनी एक्टिव नहीं होती है। तो इंटरैक्शन बिटवीन लॉन्ग रन सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस और नॉर्मल प्राइस। ये चीजें आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि हाउ टू डिटरमाइन प्राइस। पहले आपने पढ़ रखा है ना बच्चों कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, आपने पढ़ा डिमांड सप्लाई से। सर शॉर्ट पीरियड के अंदर आप सप्लाई को चेंज कर रहे हो थोड़ा सा, वेरी शॉर्ट पीरियड में आप सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते। तो प्राइस टोटली किस पे डिपेंड है, डिमांड पे। लेकिन लॉन्ग रन में आप डिमांड सप्लाई दोनों को बदल सकते हैं, तो प्राइस दोनों पे डिपेंड है, डिमांड पे भी और सप्लाई पे भी। तो हम बोल सकते हैं लॉन्ग रन में जो प्राइस डिटरमाइन होता है गुड सर्विस का, वो कैसे होता है, डिमांड से भी और सप्लाई से। जहां दोनों कर्व इंटरैक्ट होते हैं, मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहां जो प्राइस आता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस और नॉर्मल प्राइस। तो ये चीज हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम आते हैं बच्चों कि वेरी लॉन्ग पीरियड क्या होता है। बच्चों एक क्वेश्चन बनता है वेरी लॉन्ग पीरियड पे। वेरी लॉन्ग पीरियड वो पीरियड है जिसको हम सैकुलर पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैकुलर पीरियड। बच्चों वेरी लॉन्ग पीरियड में ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि राइज इन पॉपुलेशन। मार्केट का साइज बढ़ते बढ़ते इतना स्केल एक्सपैंड हो गया कि आप चले गए बहुत लंबे टाइम पीरियड में जहां पे सप्लाई को अफेक्ट अब छोटे छोटे फैक्टर्स नहीं करेंगे, अब सप्लाई को बड़े फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, लाइक पॉपुलेशन का साइज, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, उसके अलावा कैपिटल का अवेलेबल होना या ना होना, टेक्नोलॉजी का बदलना ना बदलना। तो टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये सब फैक्टर्स वेरी लॉन्ग रन में। तो वेरी लॉन्ग पीरियड के अंदर सप्लाई तो परफेक्टली इलास्टिक होगी सर। क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक, कि आप सप्लाई को कितना भी बदल सकते हैं। कितना भी मतलब परफेक्टली इलास्टिक, कि सप्लाई आपकी परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है। अगर वहां पे डिमांड बढ़ी तो प्राइस में ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, आउटपुट बढ़ती जाएगी। जितनी डिमांड बढ़ रही है उतनी सप्लाई आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। तो वेरी लॉन्ग पीरियड जो है वो लॉन्ग पीरियड से काफी लंबा समय है, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंस है लॉन्ग रन में और वेरी लॉन्ग रन में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टाइप पे हैं बच्चों, वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस। ध्यान से सुनना बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस। बच्चों आप किसी शॉप पे गए, आपने गुड्स ली और साथ साथ पैसे दे दिए। आप किसी मॉल में गए, आप किसी शोरूम में गए, आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए, पैसे दिए, सामान ले लिया, आपने ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन कर दी। दिस इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट। आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप सीओडी ऑर्डर करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, आपने गुड्स ऑर्डर की आज, 3 से 4 दिन में गुड्स आ रही है अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, ईबी.com से, और आप पैसे दे रहे हैं 4 दिन बाद। ट्रांजेक्शन आपने आज की, पैसे आपको नेक्स्ट डे देने पड़ रहे हैं या 2 दिन बाद देने पड़ रहे हैं। या फिर आपने एडवांस पेमेंट कर दी आज क्रेडिट डेबिट कार्ड से, पैसे आपके आज कर गए, गुड्स आपको 4 दिन बाद मिलेंगी। ये मार्केट स्पॉट मार्केट नहीं, इन्हें बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। डिफरेंस समझते हैं बच्चों क्या है। स्पॉट ट्रांजेक्शन मार्केट क्या है? Spot market refers to the markets where goods are exchanged for money payable either immediately or within a short span of time। लेकिन फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर मार्केट क्या है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है कि आपकी गुड्स हो गई, आपके पैसे आ गए, सामान आपको मिल जाएगा, कुछ कुछ एक फ्यूचर डेट को मिल जाएगा, 3 दिन में या 4 दिन में या 5 दिन में। एग्जाम्पल आप देंगे यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर्स। ऑनलाइन स्टोर्स यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, इनकी शॉपिंग को आप बोलते हो बच्चों कौन सी मार्केट,
फ्यूचर मार्केट। तो फ्यूचर मार्केट में आप क्या लिखोगे बच्चों? ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, ये ई शॉपिंग जो है इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड मार्केट या फिर फ्यूचर मार्केट। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं बच्चों मार्केट के टाइप्स। हम मार्केट को क्लासिफाई कर रहे हैं अलग अलग बेसिस पे। हमने किया टाइम के हिसाब से, हमने किया एरिया के हिसाब से, हमने किया ट्रांजैक्शन के नेचर के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे मार्केट को हम क्लासिफाई करें रेगुलेशन के हिसाब से। कुछ मार्केट ऐसी होती है बच्चा जिन मार्केट को रेगुलेट करने वाली कोई बॉडी। एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि हम बात करते हैं बच्चों स्टॉक एक्सचेंज की। किसकी बात करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इन दोनों एक्सचेंजेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? स्टॉक एक्सचेंज में होता क्या है बच्चों? क्या वहां पे सेल परचेज होता है? सर बिल्कुल, सिक्योरिटीज का सेल परचेज होता है, शेयर्स का, है ना? तो शेयर्स का सेल परचेज एक्सचेंज के अंदर हो रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कौन कर रहा है, रेगुलेट कौन कर रहा है? हम बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को। तो जो शेयर्स की मार्केट है, बीएससी मार्केट या एनएससी मार्केट, इनको रेगुलेट करने वाली बॉडी है, दैट इज सेबी। तो आप बोलते हो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेटेड मार्केट, लेकिन जितने मार्केट ऐसी हैं जिनको रेगुलेट करने वाली कोई बॉडी ही नहीं है, इधर रीजनल मार्केट या इधर नेशनल मार्केट हो सकती है, उनको बोलते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट। वेरी वेरी सिंपल, सुनना ध्यान से। रेगुलेटेड मार्केट क्या है? इन दिस मार्केट ट्रांजेक्शंस आर स्टैट्यूटरली, मतलब कि लीगली रेगुलेटेड सो एज टू पुट एन एंड और अनफेयर प्रैक्टिस। कोई गलत नुकसान ना हो, किसी को, बायर को नुकसान ना हो जाए, सेलर को नुकसान ना हो जाए, यहाँ पे डिस्प्यूट्स ना हो जाए। तो इस तरह से इन मार्केट को रेगुलेट करने की बॉडी जरूर होती है। तो हम बोलते हैं शेयर मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है ना, स्पेकुलेशन जहां पर होता है, तो उसको बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट। कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चों स्टॉक एक्सचेंज को? आप बोलेंगे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो सिंपल। इसके बाद बात करते हैं बच्चों अनरेगुलेटेड मार्केट की, जिनको रेगुलेट करने वाली कोई बॉडी होती ही नहीं है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री मार्केट। नाम ध्यान रखना, फ्री मार्केट, जहां पे रेगुलेशन करने वाली कोई बॉडी है ही नहीं। ये मार्केट लोकल भी हो सकती है, नेशनल भी, उसके अलावा रीजनल मार्केट भी ये हो सकती है बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट पे, जो है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले है बच्चों होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? कि कितनी क्वांटिटी में आप गुड सर्विस को सेल परचेज, कितनी क्वांटिटी में। अगर आपका ऑर्डर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बल्क ऑर्डर्स होते हैं, देखो बच्चों होलसेलर्स जो होते हैं उनके बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, एजेंसीज बनी होती है, वो लोग को आगे रिटेलर को सप्लाई करना होता है, तो वो लोग बहुत बड़ा ऑर्डर देते हैं। तो जहां पर आपकी होलसेल मार्केट है, वह वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बहुत बड़ा है। लेकिन जहां आपकी रिटेल मार्केट है वह छोटा है। तो होलसेल मार्केट जो बड़ी मार्केट है, रिटेल मार्केट जो है वो छोटी मार्केट है। तो हम बोलते हैं होलसेल मार्केट क्या है? होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट किसके पार्ट है? ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस होलसेल लेवल पे तो बिजनेस बड़ा होगा, आपका बिजनेस रिटेल लेवल पे तो छोटा होगा। तो होलसेल मार्केट क्या है? द होलसेल मार्केट इज द मार्केट वेयर द कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इन बल्क और लार्ज क्वांटिटी। क्लियर है? ट्रेडर्स आप लोगों से खरीदेंगे, रिटेलर्स आप लोगों से खरीदेंगे। उसके अलावा रिटेल मार्केट क्या है बच्चा? रिटेल मार्केट वो मार्केट है जहां पे आप स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को सेल परचेज करते हो, इसे बोलते हैं रिटेल मार्केट। वो कहां होती है बच्चों? लोकल मार्केट्स है ना, लोकल मार्केट, इनको बोलते हैं रिटेल मार्केट, एक तरह से हम बोल सकते हैं। उसके बाद बच्चों अब जो लास्ट जो आपका क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। पूरा का पूरा चैप्टर, यूनिट नंबर 3 जो आपकी आएगी बच्चों, और यूनिट नंबर 2 जो आपकी आएगी इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, यूनिट 1 पे अभी हम हैं। तो यूनिट 2 और यूनिट 3 इस पूरे टॉपिक पे बेस्ड है। यूनिट 4 सॉरी यूनिट जो 3 है ना बच्चों, ये पूरा पूरा ये पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया। यूनिट 3 के अंदर ये जो 4 टाइप दिख रहे हो आप, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, इन चारों मार्केट्स को यूनिट 3 के अंदर इन डिटेल, मतलब डिटेल में प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। यूनिट 3 काफी बड़ी है, जिसके अंदर से काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे। वो पूरी यूनिट इसी के ऊपर है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन वाली मार्केट्स के ऊपर। तो अभी सिर्फ डेफिनेशन यहां मिलेंगे आपको, इनके बारे में बिल्कुल घुस के डीप में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 के अंदर। फिर भी सुन लीजिए कि कंपटीशन के हिसाब से मार्केट कौन कौन सी हो सकती है। ध्यान से सुनना, शुरू कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों
कंपटीशन के हिसाब से हमारे पास मेजर कैटेगरी में दो मार्केट आती है। अब ध्यान से सुनना बच्चा, कंपटीशन के हिसाब से हमारे पास दो मार्केट यहां पर आती हैं। अब ध्यान देना। तो सबसे पहले बात करता हूं बच्चों में कौन सी मार्केट की, कंपटीशन के हिसाब से हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। तो मैं कंपटीशन के बेस पे मार्केट को दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा बच्चा, दो कैटेगरी में। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कौन सी मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 3 के अंदर, अभी सिर्फ डेफिनेशन सुनना बच्चों आप। दूसरा हम बोल सकते हैं सर, दूसरा हम बोल सकते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। सर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई और सब मार्केट्स नहीं है, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मैं तीन मार्केट्स और लिख सकता हूं, दैट इज मोनोपोली, सेकंड इज मोनोपोलिस्टिक, ओके, एंड थर्ड इज ओलिगोपोली मार्केट। ये तीन मार्केट किसके अंदर आती है बच्चों? इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर ये तीन मार्केट्स और हैं। सबसे पहले सुनिए व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। दो कैटेगरी हमारे पास है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। सर सबसे पहले सुनना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो है जहां पर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है और वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, इतने लार्ज कि एक बायर या एक सेलर का जो शेयर है ना पूरी मार्केट में, इतनी बड़ी मार्केट है, उसमें एक सेलर का जो प्रोपोर्शनेट शेयर है ना, उसका जो हिस्सा है वो इतना सा है कि पता ही नहीं है, एक बायर चला भी जाए मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा। एक सेलर मार्केट से चला भी जाए तो मार्केट को पता ही नहीं चलेगा सेलर चला गया, इतने सारे सेलर्स हैं, तो उसे बोलते हैं वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इस मार्केट के अंदर आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, सबका प्रोडक्ट एक जैसा है, आइडेंटिकल या फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एक जैसे बिल्कुल मिलते जुलते, उसे बोलते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। तो परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है। और इस मार्केट का सबसे खास फीचर है, इस मार्केट के अंदर जो प्राइस है ना बच्चा, वो कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट क्यों है? सबका सेम प्राइस, सबका सेम प्रोडक्ट, सबका सेम प्राइस। मतलब कि जो फर्म है वो प्राइस टेकर है और जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर है। डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो इस मार्केट के अंदर कोई भी सेलर कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है, तो हम बोलेंगे फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी यहां पर होता है। इन डिटेल हम पढ़ेंगे यूनिट 3 के अंदर। अभी हम सिर्फ मीनिंग पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप की मार्केट यहां पे होगी। सर एग्जांपल तो बता दो। एग्जांपल सुनो बच्चा, हम ज्यादातर एग्जांपल बोलते हैं, वैसे हम बोलते हैं कि ये मार्केट एग्जिस्ट करती नहीं है। इन रियलिटी दिस मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट, अजम्पशन बेस्ड मार्केट है, पर फिर भी एग्जांपल देना हो तो हम बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केट। कौन सी मार्केट बच्चा? एग्रीकल्चर मार्केट को आप बोल देते हो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। डिटेल में समझाऊंगा यूनिट 3 के अंदर। अभी सुनिए कि परफेक्ट कंपटीशन के अलावा जो दूसरी मार्केट है वो है इम्परफेक्ट। पहले आप नोट्स पे और देखिए कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है बच्चों। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज वन वेयर देयर आर मेनी सेलर्स एंड बायर्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट टू मेनी बायर्स एट यूनिफॉर्म क्या? एट यूनिफॉर्म प्राइस लिख लीजिएगा आप यहाँ। ठीक है बच्चों, तो इस मार्केट के अंदर ऐसा होता है। अब जो दूसरी मार्केट है वो है इम्परफेक्ट कंपटीशन। फिर से आते हैं नोट्स पे, इम्परफेक्ट कंपटीशन। बच्चों मोनोपोली मार्केट क्या है? देखो इम्परफेक्ट कंपटीशन में तीन तरह की मार्केट है। एक है मोनोपोली, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब सेलर। ये ऐसी मार्केट है जहां पे एक ही सेलर है, एक रीजन में एक ही सेलर है, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। समझ रहे हैं? सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे बायर्स, लेकिन सेलर जो है वो एक ही है। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद एक और फीचर है इस मार्केट का, इस मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो खुद मोनोपोली सेट करेगा, खुद मोनोपोलिस्ट जो ऑनर है मोनोपोली का वो सेट करेगा और कितना भी प्राइस चार्ज कर सकता है। इस मार्केट के अंदर प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। भाई सेलर अकेला है, उसकी चलती है मार्केट में,
जो चाहे वो प्राइस किसी से भी वो चार्ज कर सकते। तो यहाँ पे होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब प्राइस पे फुल कंट्रोल है मोनोपोलिस्ट का। ये हम पढ़ेंगे यूनिट 3 के अंदर। और मोनोपोलिस्टिक मार्केट कौन सी है सर? परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक में बहुत जरा सा डिफरेंस है। वो किस चीज का डिफरेंस है कि परफेक्ट कंपटीशन में आपने क्या पढ़ा कि सबका प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक मार्केट में सबका प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस है। सर सबका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है इन टर्म्स ऑफ कलर, क्वालिटी, साइज, ब्रांड, पैकेजिंग, सब में अलग है। और बायर सेलर की बात करें तो वो तो लार्ज ही है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लेकिन प्रोडक्ट अलग है तो प्राइस भी सबका अलग ही होगा। और इस मार्केट में बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट, सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा खर्चनी पड़ती है क्योंकि आपके प्रोडक्ट अलग तरह के हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद आते हैं एक टाइप और है इसके अंदर, इम्परफेक्ट कंपटीशन में, जो है ऑलिगोपोली। सर ऑलिगो मतलब फ्यू, पॉली मतलब सेलर्स। इस मार्केट में थोड़े से सेलर्स हैं लेकिन लार्ज हैं, साइज में लार्ज है। सर सेलर तो थोड़े से हैं, फ्यू विच कैन बी काउंटेबल, 5 10 15 20 हो सकते हैं, और बहुत बड़े साइज के हैं। एग्जांपल देता हूं आपको, और खास बात सुनो, ऑलिगोपॉली मार्केट के अंदर एग्जांपल अगर आप दोगे तो यहां पे जो प्रोडक्ट है ना वो दोनों तरह का हो सकता है। सर प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, दोनों तरह का प्रोडक्ट यहां हो सकता है, लेकिन सेलर्स होंगे फ्यू और साइज होगा लार्ज। एग्जांपल सुनो, अगर मैं बोलूं आपको पेट्रोलियम, पेट्रोल की इंडस्ट्रीज, पेट्रोल, तो यहां पे पेट्रोल के 5 या 7 आपको सेलर्स सुनने को मिलेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, है ना, एसआर, ये सब हैं जो ये पेट्रोलियम की सेलर्स फ्यू हैं पर साइज में बहुत बड़े हैं, और प्रोडक्ट सबका सेम है, पेट्रोल इज सेम। हेट्रो में एग्जांपल देंगे तो हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सर ऑटोमोबाइल के अंदर क्या है? फ्यू सेलर्स हैं, होंडा, हुंडई, मारुति, सुजुकी हम बोल देते हैं, और उसके अलावा आप बोलते हो मर्सिडीज, फोर्ड, फिएट। तो ये ब्रांड आपको काउंट करने हैं, दिस आर काउंटेबल, तो इनका साइज भी बहुत लार्ज है। तो प्रोडक्ट सबका कैसा है? डिफरेंशिएटेड है। तो ऑलिगोपॉली को डिटेल में पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो मैंने आपको बताया कि कंपटीशन के हिसाब से मार्केट को आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हो, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट आ गया, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये 3 मार्केट आ जाती हैं बच्चा। कौन सी? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ऑलिगोपोली। बहुत ध्यान से करेंगे इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को, यूनिट नंबर 3 में आने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, अब तक हमने मार्केट का मीनिंग, मार्केट के फीचर्स और मार्केट का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। बहुत सारी कैटेगरी के मार्केट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। इसके बाद जो शुरू होता है वो होता है बहुत आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। जैसे प्रोडक्शन था, जैसे कॉस्ट था, वैसे रेवेन्यू है। रेवेन्यू पढ़ने में बहुत मजा आता है बच्चों। तो अब हम रेवेन्यू क्यों पढ़ रहे हैं? रेवेन्यू इसलिए पढ़ रहे हैं, देखो हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया कि प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट पढ़ लिया कि प्रोडक्शन करने में जो खर्चा होता है वो कॉस्ट होता है, कॉस्ट कितने तरह की हो सकती है, सबका रिलेशन क्या, सबका बिहेवियर कैसा है। अब पढ़ेंगे रेवेन्यू क्या है। भाई प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट भी लग गई, खर्चा हो गया, सामान बन के तैयार हो गया, अब क्या? अब बेचेंगे। कहां बेचेंगे? मार्केट में बेचेंगे, और बेचने से क्या मिलेगा? रेवेन्यू। और रेवेन्यू में से देखेंगे कॉस्ट कितनी आई मेरी, वो निकालेंगे, उसके बाद जो बचेगा मेरा प्रॉफिट। समझ रहे हो? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट। रेवेन्यू मतलब जितना मिला, कॉस्ट जितना लगा, और जो बच गया आपका प्रॉफिट, नहीं बचा तो लॉस, है ना। ब्रेक इवन भी हो सकता है, जितनी रेवेन्यू उतनी कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है। तो रेवेन्यू में सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना बच्चों कि रेवेन्यू में आप लोग क्या पढ़ने वाले। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है बच्चा? रेवेन्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू कर रहा हूं, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, ध्यान से सुनना, मन लगा के। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू बच्चों, रेवेन्यू कंसेप्ट अलग अलग मार्केट में बिल्कुल अलग है, ठीक है, सबका रेवेन्यू कंसेप्ट सेम नहीं होता है। सबसे पहले व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू को आप डिफाइन कैसे करते हो, मीनिंग क्या है रेवेन्यू का? सुनना बच्चों ध्यान से। रेवेन्यू, इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू the amount, it refers to the amount received by
सेल ऑफ आउटपुट, आउटपुट को सेल करने से जितने पैसे आपको रिसीव होंगे उसे बोलेंगे रेवेन्यू। सर कैसे? मेरी बात सुनना बच्चों, मैं रेवेन्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, फिर सुनना कि रेवेन्यू को आप कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं रेवेन्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। सर जितना पैसा आपको मिला आउटपुट को सेल करके वो आपकी रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और तीसरा मार्जिनल रेवेन्यू। सर आपने प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लिया, वहां पढ़ा टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। कॉस्ट पढ़ा, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। यहां पर भी पढ़ रहे हैं टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, मैं आपको बताता हूं कि टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब है। सर आपने प्रोडक्शन किया 100 यूनिट्स का, किसी भी प्रोडक्ट की 100 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की, 100 यूनिट्स में से आपने क्या किया, मार्केट में 50 यूनिट्स को सेल किया, मार्केट में 50 यूनिट्स को सेल किया और 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपने सेल किया। ठीक है, ये प्राइस हो गया आपका, और जितना सेल किया वो आपकी क्वांटिटी हो गई। क्या होगी सर? क्वांटिटी। अगर मैं आपको बोलता हूं बच्चों कि आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ, आपको टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ, जितना अमाउंट रिसीव हो उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। तो आपको कितना टोटल रेवेन्यू रिसीव हुआ, हम बोलते हैं हमने 50 यूनिट सेल की, 10 रुपए की एक यूनिट सेल की, तो मेरे को 500 रुपए टोटल अमाउंट रिसीव हुआ। दिस इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। बोले तो TR, टोटल रेवेन्यू। कैसे डिफाइन करेंगे बोलो, समझ में आ? इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट received by sale of total output, total amount received by sale of total output, इसे बोलेंगे हम TR। फॉर्मूला क्या बन गया सर? क्वांटिटी इनटू प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। सो सिंपल, इससे आसान कुछ नहीं है बच्चा। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है समझ में आ गया। हमने रेवेन्यू का मतलब पढ़ लिया, जितना अमाउंट रिसीव हुआ आउटपुट को सेल करने से वो रेवेन्यू है। जितना टोटल अमाउंट रिसीव हुआ, जितनी यूनिट्स आपने बेची टोटल, उससे जो मिला वो टोटल रेवेन्यू है। इन केस हम बोल सकते हैं कि रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू बोथ आर सेम थिंग। बट व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? इस पे आते हैं। व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? AR क्या होता है बच्चों? सर एवरेज का मतलब हमने हमेशा सीखा है कि एक यूनिट पर यूनिट को बेचने से। AR ये क्या होगा? इट रेफर्स टू द पर यूनिट ऑफ टोटल रेवेन्यू। मतलब कि आपने एक यूनिट बेचने के बाद जो रिसीव किया, मान लो आपने 50 यूनिट्स सेल की थी बच्चों, ठीक है, और 10 रुपीस की एक यूनिट सेल की थी, तो आपको टोटल रेवेन्यू मिला था P इंटू Q करके आपने निकाला, 10 इंटू 50 दैट इज आपको मिला बच्चा 500 रुपए। मैंने बोला कि एक यूनिट का निकालो, एक यूनिट सेल करने से आपको कितने पैसे मिले? आपने कहा सर मैं टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देता हूं क्वांटिटी से, मेरे को जितने पैसे मिले 500 रुपए और जितने यूनिट्स मैंने बेची मतलब 50, तो मुझे एक यूनिट बेच के कितने रुपए मिले? सर मेरे को 10 रुपए मिले। अरे वो तो प्राइस था। मतलब क्या प्राइस AR होता है? क्या प्राइस को एवरेज रेवेन्यू बोल सकता हूं मैं? सर बिल्कुल बोल सकते हो, बट हाउ टू प्रूव? कैसे प्रूव करेंगे आपकी AR प्राइस होता है? ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने बोला
कि एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्यू। समझ में आता है यहां तक आपको? एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। कितना समझ में आता है आप लोग को? अब मैंने बोला कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टीआर का फॉर्मूला क्या था सर? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला था पी इंटू क्यू। मैंने टीआर की जगह पर पी इंटू क्यू रख दिया और डिवाइड बाय क्यू तो है ही। समझ में आ? मैंने टीआर की जगह पर पी इंटू क्यू रख दिया और क्यू तो है ही नीचे। तो क्या हुआ? क्यू और क्यू कैंसिल हो गया, मेरे को मिला ए आर इज इक्वल टू प्राइस। सर बहुत सिंपल है। आपने एक यूनिट बेच के जो भी रिसीव किया वो उसका प्राइस होगा, लेकिन ऐसी 10 यूनिट्स बेच के जो आपने बेचा वो प्राइस नहीं, वो टोटल रेवेन्यू है। एक यूनिट को बेच के जो मिलता है उसको प्राइस बोल सकता हूं, लेकिन जो 10 ऐसी या 20 ऐसी यूनिट्स को बेच के मिलेगा वो प्राइस नहीं होगा, वो टोटल अमाउंट होगा। समझ रहे हो? तो एवरेज रेवेन्यू को आप प्राइस कह सकते हैं। ठीक है, एआर हो गया। तो आपके पास टोटल रेवेन्यू के दो फॉर्मूले आते हैं सर। एक तो आता है पी इंटू क्यू, एक आ सकता है ए आर इंटू क्यू, क्योंकि ए आर को मैं प्राइस कह सकता हूं। समझ में आ गया आपको? बोलो, क्लियर है यहां तक? अब पढ़ेंगे व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू। व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? एमआर क्या होता है सर? मार्जिनल। बच्चों हमेशा पढ़ा है हमने, मार्जिनल मींस एडिशनल, एक्स्ट्रा। ध्यान से सुनना, आपने 50 यूनिट्स बेची और 10 रुपए की एक यूनिट बेची, आपको मिले 500 रुपए, 500। अब मैं बोलता हूं आपने 51 यूनिट्स बेची, एक यूनिट्स एक्स्ट्रा बेची, तो आपको 10 रुपए के हिसाब से ही मिले 510 रुपए। आपको एक्स्ट्रा कितने मिले सर? ये आपका है टोटल रेवेन्यू एन, ये आपका है टोटल रेवेन्यू एन माइनस वन, मतलब पिछले वाला। तो मैंने एमआर निकालना चाहा, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना चाहा, तो मैंने बोला टी आर एन में से माइनस कर दो टी आर एन माइनस वन, तो आपके पास आ गया मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब कि 10 रुपए। तो एमआर क्या हुआ? इट रेफर्स टू it refers to the change in total revenue, the change in total revenue। कब आया चेंज? जब तक एक यूनिट एक्स्ट्रा और सेल नहीं करेंगे तो आपका चेंज नहीं आएगा। चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट सेल करने से जितना भी टोटल रेवेन्यू में चेंज आता है उसको बोल देते हैं आप मार्जिनल रेवेन्यू। ये आपका फॉर्मूला बन गया बच्चों, बहुत सिंपल। इसके बाद एक फॉर्मूला मार्जिनल रेवेन्यू का और बन सकता है, वो क्या है सर? मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। जितना आपका टीआर में चेंज हुआ डिवाइड बाय जितना आपका यूनिट्स में चेंज हुआ। समझना मेरी बात को। ये तब अप्लाई होगा फॉर्मूला जब यूनिट्स आपकी जम्प्स में होंगे, व्हेन यूनिट्स आर इन जम्प्स। एक के जगह 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा बेच रहे हो, 5 एक्स्ट्रा बेच रहे हो, एमआर निकालना है आपको। एग्जांपल देता हूं बच्चों, मान लो आपने 50 यूनिट सेल की, 10 रुपीज की एक सेल की, आपको मिले 500 रुपए। अब आपने 60 यूनिट सेल की 10 रुपए के हिसाब से, तो आपको मिले 600 रुपए। अब बोल रहा है फाइंड आउट एमआर। एमआर फाइंड आउट करो। मैंने क्या किया सर? मैंने बोला चेंज इन टीआर को डिवाइड कर दो चेंज इन क्यू से, क्योंकि जंप में बढ़ रही है यूनिट्स। 10 यूनिट्स एक्स्ट्रा बेची मैंने, एक एक्स्ट्रा नहीं बेची है। तो मैं निकालना चाहता हूं चेंज इन टीआर कितना है मेरा सर? 100 रुपए से मेरा टीआर चेंज हुआ
और यूनिट्स में 10 यूनिट्स का मैंने चेंज किया, मेरे को एक्स्ट्रा मिला 10 रुपए, ना कि 100 रुपए। 100 रुपए मार्जिनल रेवेन्यू नहीं है, यहां पे आपका 10 रुपए मार्जिनल रेवेन्यू है, क्योंकि आपने चेंज इन टीआर बाय चेंज इन क्यू अप्लाई किया फॉर्मूला यूनिट जंप्स में थी। ध्यान रखें, यूनिट जब जंप्स में हो तो चेंज इन टीआर बाय चेंज इन क्यू ही अप्लाई करें बच्चों। हमने सीख लिया व्हाट इज टीआर, व्हाट इज एआर एंड व्हाट इज एमआर। बहुत आसान तरीके से समझ लिया हमने कि टीआर क्या होता है, एआर क्या होता है और एमआर क्या होता है, और प्रूफ कर दिया कि एआर को हम प्राइस बोल सकते हैं। ठीक है, एआर को हम प्राइस बोल सकते हैं। उसके बाद एक चीज और सुनना बच्चों ध्यान से, कि क्या आप एवरेज रेवेन्यू को डिमांड कर्व बोल सकते हो? क्या आप एवरेज रेवेन्यू को डिमांड कर्व बोल सकते हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। सर हमने पढ़ा है कि डिमांड कर्व क्या शो करता है? डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन which shows different combination of price and quantity demanded। ऐसे ही पढ़ा हम लोगों ने। अब मैं बोल रहा हूं कि डिमांड कर्व जो है वो क्वांटिटी डिमांड को और प्राइस के कॉम्बिनेशन को शो करता है। सर प्राइस को तो हम बोल रहे हैं अब एआर, हमने प्राइस को क्या बोल दिया? एआर। और यूनिट्स तो यहां पर भी हम बेच रहे हैं, तो एआर और यूनिट्स के कॉम्बिनेशन को जब आप डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो आपको एआर कब मिलेगा, करेक्ट ना? लेकिन एआर को बोलते हैं हम प्राइस। क्या बोलते हैं? प्राइस। और प्राइस और यूनिट्स के कॉम्बिनेशन को आप प्लॉट करते हैं, आपको मिलता है डिमांड कर्व। सर बात तो वही है ना, एआर को प्राइस बोलते हैं, एआर कर्व बोल लो या डिमांड कर्व बोल लो, बात तो एक ही है। तो एआर को हम प्राइस बोलते हैं, ऐसा लिखा है क्या? कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स it shows the various level of average revenue at which different quantities are sold। Therefore इकोनॉमिक्स में आप AR को डिमांड कर्व भी बोल सकते हो। सर AR कर्व जो होता है या डिमांड कर्व जो होता है वो सेम क्यों है? क्योंकि डिमांड कर्व पढ़ चुके हैं हम तो, कि डिमांड कर्व तो वो होता है ना कि जो प्राइस और क्वांटिटी के अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करे तो डिमांड कर्व बन जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग पढ़ा आप लोगों ने। अब प्राइस को मैं बोल रहा हूं AR, तो प्राइस की जगह AR लिख सकता हूं। अब AR लिखूंगा तो डिमांड कर्व की जगह भी मैं AR कर्व बोल सकता हूं इसको। तो AR कर्व को डिमांड कर्व हम कह सकते हैं, MR कर्व को नहीं। MR को प्राइस नहीं बोलते हैं, AR को प्राइस बोलते हैं। तो सिर्फ AR कर्व ही डिमांड कर्व है, ना TR कर्व डिमांड कर्व है, ना MR कर्व डिमांड कर्व है। ओनली AR कर्व इज कॉल्ड डिमांड कर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। फिर हमने पढ़ लिया व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, फॉर्मूला बता दिया, ये होता है अगर यूनिट्स जंप्स में हो तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं चेंज इन टीआर बाय चेंज इन क्यू। ये आप ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एमआर हो गया। अब एक छोटी सी बात और है, वो ये है कि अगर आप एमआर फाइंड आउट कर रहे हैं टीआर में से, तो आप बोलते हैं टीआर एन माइनस 1। तो क्या आप एमआर के थ्रू टीआर कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? सर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं एम आर का सबमिशन कर दूं, अगर मैं एम आर को प्लस करता जाऊं तो क्या मुझे टी आर मिलेगा? समझते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है जिसने यूनिट्स सेल की 1 2 3 4 5 6 7। प्राइस कम हो रहा है तो ज्यादा यूनिट सेल हो रही है। यहां पे आपको दिखता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। इतना समझ में आता है आपको? अब प्राइस और क्वांटिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मैंने सीखा मुझे टीआर मिलता है। मैंने टीआर निकाल लिया सर, 10 इंटू 1 10, 9 इंटू 2 18, 8 इंटू 3 24। इस तरह से मैंने टीआर निकाल लिया। अब टीआर एन माइनस 1 करता हूं तो मेरे पास एमआर आ जाता है। तो मैं अगर 18 में से माइनस करूं 10, मेरे पास आएगा सर 8। 24 में से माइनस करूं 18, मेरे पास आएगा 6। और ये 10 तो 10 ही रहेगा बच्चों। ऐसे माइनस करते करते 30 माइनस 28 आ गया 2। ऐसे माइनस करते करते मेरे पास एमआर आ गया। करेक्ट है ना? अब जीरो नेगेटिव क्यों है बाद में बताऊंगा, अभी समझा रहा हूं कि एमआर को प्लस करके टीआर आता है कि नहीं आता। एमआर आ गया। अब वापस इस एमआर को प्लस करो,
सर 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, क्यूमुलेटिवली प्लस करो जैसे सीएफ निकालते थे आप स्टार्ट्स में। 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30। सर ये तो टीआर ही आ रहे हैं वापस। तो एम आर का सम करके भी आप टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हो, ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आया कि नहीं बोलो बच्चों? अभी प्राइस फॉल क्यों हो रहा है, टीआर कैसे आया, एमआर कैसे आया, माइनस में क्यों है एमआर, जीरो क्यों है एमआर, सब बताऊं। अभी इतना सीखा हमने बस कि एआर क्या है, एमआर क्या है और टीआर क्या है, ज्यादा नहीं सीखा। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, अभी आगे चलेंगे सब सीखेंगे। अभी पढ़ा हमने कि व्हाट इज एआर, व्हाट इज एमआर, व्हाट इज टीआर। हमने तीनों रेवेन्यू कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिए बच्चों कि एआर क्या होता है, ठीक है, टीआर क्या होता है और एमआर क्या होता है, अच्छे से पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज हमने मार्केट का मीनिंग, मार्केट के फीचर्स, मार्केट की क्लासिफिकेशन और थोड़ा सा रेवेन्यू का इंट्रोडक्शन जान लिया कि व्हाट इज रेवेन्यू, और इवन रेवेन्यू के 3 टाइप्स भी पढ़ लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या सिखाऊंगा, हमने पढ़ा कि कंपटीशन के हिसाब से 2 मार्केट होती है, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। सर दोनों ही मार्केट में रेवेन्यू कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कॉन्सेप्ट कैसे, वहां प्राइस कांस्टेंट होते हैं मैंने बताया, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट नहीं होते हैं, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। तो दोनों ही मार्केट में प्राइस का कंसेप्ट अलग अलग है, तो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट भी अलग होने वाला है। तो दोनों कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों के दोनों मार्केट में क्या रिलेशन है टीआर का, एमआर का, एआर का, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मजा आएगा। उसके बाद यूनिट 1 हमारी फिनिश हो जाएगी, फिर हम आएंगे यूनिट 2 पे। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी आपको समझना है उसके लिए आपको जितना मैंने आज कराया बहुत अच्छे से आराम से ढंग से रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज रिलेशन बिटवीन एआर, टीआर, एमआर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।